नमस्कार साथियों, गुरुकृपा क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो शनिवार को जो टेस्ट लगा था उस टेस्ट के बारे में चर्चा करना। सभी साथी अपने इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और अपना पेपर साथ में रखिए। कौन कौन से प्रश्न आपने सही किए हैं, कौन से गलत किए हैं और अपना आकलन कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि हाँ, हमने ये आंसर किया था। ठीक है, आज हम पहले प्रश्न के ऊपर चल रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चाहमानों चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पूछ क्या रहा है, ये असत्य कथन पूछ रहा है। विद्यार्थियों ध्यान रखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चाहमान है ना, चाहमान वो चा है मा न, ये चार जो वर्ण होते हैं उनसे है, जिसमें चा का अर्थ होता है चाप। चा का अर्थ क्या होता है? चाप। चा का अर्थ क्या होता है? चाप। है का अर्थ होता है हरी। है का अर्थ क्या होता है? हरी। और माँ का अर्थ होता है मान। और न का अर्थ होता है नीति। ठीक है, अब आप कहोगे चाप अर्थात धनुर्विद्या में निपुण। है का अर्थ होता है हरि, ईश्वर में आस्था रखने वाला। न का अर्थ माँ का अर्थ होता है मान, आए हुए अतिथियों का मान सम्मान आदर सत्कार करने वाला। न का अर्थ होता है नियम नीति व सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने वाला। वही कौन होता है? चाहमान होता है। फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन आ सकता है कि चाहमान में है का अर्थ है, चाहमान में मैं का अर्थ है, चाहमान में चा का अर्थ है। तो चाहमान में चा का अर्थ होता है चाप, जिसका अर्थ होता है धनुर्विद्या में निपुण। है का अर्थ होता है हरि, बोले तो ईश्वर में आस्था रखने वाला। माँ का अर्थ होता है मान, अर्थात आए हुए मेहमानों का आदर सत्कार मान सम्मान करना। न का अर्थ होता है नीति, नीति नियम और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने वाले कोई होते हैं, उन्हें होते हैं चाहमान। अब चाहमानों के संदर्भ में कोई असत्य कथन पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं। हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो आदि ग्रंथों में चाहमानों को सूर्यवंशी बताया है। ये बात बिल्कुल सही है। एक तो हम्मीर महाकाव्य में और एक हम्मीर रासो में, दोनों ग्रंथों के अंदर चाहमानों को बोले तो चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया था। ये बात तो सत्य है। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में कवि सूर्यमल मिश्र ने, एक तो पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में तथा सूर्यमल मिश्र ने चौहानों को क्या बताया है? अग्निवंशी बताया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो गुरु वशिष्ठ थे उन्होंने आबू में क्या किया था? एक यज्ञ किया था। आबू में क्या किया था? यज्ञ किया था। और उस आबू के यज्ञ से जो अग्निकुंड थी, उस अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे कौन? चार जातियां। कौन सी? एक तो थी प्रतिहार। कौन सी बेटा? प्रतिहार, परमार, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चाहमान। चाहमान ये इस अग्निकुंड से हुई थी। इस मत का समर्थन किस किसने किया था? तो ध्यान रखना, अग्निकुंड मत का समर्थन किए थे, एक का नाम था चंद्रबरदाई। एक का नाम क्या था? चंद्रबरदाई। एक का नाम था मोहनोत नैणसी और एक का नाम था सूर्यमल मिश्रण। इन तीनों व्यक्तियों ने इस मत का समर्थन किया था कि चाहमानों की उत्पत्ति सूर्यकुंड से हुई थी। अतः ये बात भी सत्य है। रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, चौहानों को चंद्रवंशी, इस रायपाल के सेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी ना बताकर क्या बताया गया था? इंद्रवंशी बताया था। क्या बताया था? इंद्रवंशी बताया था। अतः ये कथन क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चाहमानों को क्या बताया था? ब्राह्मण बताया था। चाहमानों को क्या बताया था? ब्राह्मण बताया था। तो विद्यार्थियों इसमें क्या पूछ रहा है? असत्य कथन। तो रायपाल का जो सेवाड़ी अभिलेख था, उस सेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को इंद्रवंशी बताया गया, ना कि चंद्रवंशी बताया गया। क्या बताया गया? इंद्रवंशी। तो बताओ, गलत कथन पूछ रहा है तो सी नंबर का ऑप्शन सही हुआ। अब बताओ किस किस का सही है? सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही होगा, बाकी सभी इसमें नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। वागीश्वर, जनार्दन, विश्वस्वरूप, आशाधर आदि विद्वान किसके कवि दरबारी थे? महाराणा प्रताप के थे क्या? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के थे क्या? कानरदेव के थे क्या? या सवाई प्रताप सिंह के? ध्यान रखना, सवाई प्रताप सिंह। ये सवाई प्रताप सिंह, अर्थात सवाई की उपाधि कहाँ के राजाओं को मिलती थी? जयपुर के राजाओं को। कहाँ के राजाओं को? जयपुर के राजाओं को। तो जयपुर का राजा जो सवाई प्रताप सिंह था, उसके दरबार में तो कितने? 22 विद्वानों की एक मंडली रहा करती थी। कितने विद्वानों की? 22 विद्वानों की।
22 विद्वानों की मंडली रहा करती, जिसे हम गंधर्व बाईसी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधर्व बाईसी कहते हैं। महाराणा प्रताप का जो दरबारी विद्वान था उसका नाम था चक्रपाणी। क्या नाम था? चक्रपाणी। अतः वागीश्वर, जनार्दन, विश्व स्वरूप और आशाधर किसके थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। तो ध्यान रखना, जिसने भी बी नंबर का ऑप्शन किया उसका सही है, अन्यथा सभी का क्या है बेटा? गलत है। अगले प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। बताओ, तीसरा प्रश्न बताओ बेटा। निम्नलिखित में से चौहान शासकों को उनके काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखो ये कहाँ के हैं? अजमेर के हैं। तो अजमेर के चौहानों में जो पहला राजा था उसका नाम था अजयराज। पहला राजा कौन था बेटा? अजयराज। ठीक है, मैंने लिख दिया अजयराज। दूसरा राजा जो था अजयराज का पुत्र था जिसका नाम था अर्णोराज। क्या नाम था? अर्णोराज या आनाजी भी बोल सकते हो। तीसरा जो राजा था उसका नाम था जगदेव। क्या नाम था बेटा? जगदेव। और चौथा जो नाम था उसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ के बाद में जो पांचवा राजा बना था उसका नाम था अपर गांगे। क्या नाम था? अपर गांगे। छठे का जो नाम था उसका नाम था बेटा पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड। और उसके बाद में कोई राजा बना था उसका नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। और सोमेश्वर के बाद में जो राजा बना था उसका नाम था पृथ्वीराज थर्ड। क्या नाम था? पृथ्वीराज थर्ड। अब इसके अकॉर्डिंग आप कमेंट करके बताओ कौन सा आंसर सही होना चाहिए। जल्दी से बताओ भी, जल्दी से बताओ। देखो, अजयराज के बाद में अर्णोराज, जगदेव, विग्रहराज, अपर गांगे, पृथ्वीराज सेकेंड, सोमेश्वर और पृथ्वीराज थर्ड। तो ये क्या पूछ रहा है? अर्थात इनमें से अजयराज है क्या ऑप्शन में? नहीं है। पहले नंबर अर्णोराज, ये लो भाई, पहले नंबर पे तो अर्णोराज आएगा। फिर जगदेव है क्या? बिल्कुल, ये दूसरे नंबर पे जगदेव आएगा। फिर विग्रहराज चतुर्थ है क्या? बिल्कुल, तीसरे नंबर पे विग्रहराज चतुर्थ आएगा। अपर गांगे है क्या? नहीं है। पृथ्वीराज सेकेंड है क्या? नहीं है। सोमेश्वर है क्या? बिल्कुल है। चौथे नंबर पे कौन आएगा? सोमेश्वर। और पांचवें नंबर पे कौन आएगा? ये आएगा। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, पहले कौन सा आ रहा है? 5, फिर कौन सा आ रहा है? 4। पहले 5वें नंबर का आ रहा है, फिर 4वें नंबर का, 5 4 5 4। ठीक है, फिर कौन आ रहा है? 5 4 फिर 3, 5 4 3। फिर कौन आ रहा है? फिर कौन आ रहा है? 1 एक मिनट, पहले अनुराज आ गया, पहले नंबर पे अनुराज आ रहा है, अर्थात 5वें नंबर का पहले आ रहा है। फिर जगदेव आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद में जगदेव के बाद में विग्रहराज चतुर्थ आ रहा है। तीसरा किस में आ रहा है? 5 4 3, बिल्कुल इसमें आ रहा है। फिर कौन आ रहा है? अच्छा, ये ऑप्शन गलत हो गया। सोमेश्वर तो अच्छा, ये पृथ्वीराज द्वितीय है भाई, ये पृथ्वीराज द्वितीय है, गलत हो गया। पृथ्वीराज द्वितीय है ना, तो भाई ये गलत हो गया, गलत हो गया। एक बार वापस देखिए, अनुराज जो है वो इसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद में जगदेव दूसरे नंबर पे आएगा, जगदेव के बाद में तीसरे नंबर पे विग्रहराज चतुर्थ आएगा, फिर आएगा पृथ्वीराज चौथे नंबर पे, और सबके लास्ट में कौन सा आएगा? ये आएगा 5वें नंबर पे ये। तो अब बताओ, 5 नंबर तो पहले आएगा ना, ठीक है। दूसरे 4 नंबर क्या आएगा? 5 आ गया, 4 5 4 दोनों में आ रहा है, इन दोनों को काट दो एक बार, ठीक है। अब ये तो आ गया। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? विग्रहराज चतुर्थ, बिल्कुल सही है। फिर कौन आएगा? ये आ गया। फिर कौन आ गया? तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो गया इसमें? सही हो गया। जिसने भी सी किया उसका सही, अन्यथा गलत है। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था। अब जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जो नाडोल है था ना, नाडोल, नाडोल के चौहानों का संस्थापक, नाडोल के चौहानों का संस्थापक, नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन था भाई? नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन था? लक्ष्मण। कौन था? लक्ष्मण। और इसी लक्ष्मण का एक वंशज था जिसका नाम था अल्हण। क्या नाम था? अल्हण। और अल्हण का पुत्र, अल्हण का पुत्र था जिसका नाम था कीर्तिपाल। क्या नाम था? कीर्तिपाल। अल्हण के पुत्र का नाम क्या था? कीर्तिपाल। और इस अल्हण ने कीर्तिपाल को 12 गांव की जागीर दी थी। कितने गांव की? 12 गांव की जागीर दी थी कीर्तिपाल को। और इस कीर्तिपाल ने जालोर की एक पहाड़ी है, सोन पहाड़ी, सोन पहाड़ी, जालोर की एक जालोर की एक पहाड़ी है सोन पहाड़ी, और जो सोन पहाड़ी पर परमार वंश शासक था। किनका? परमार वंश। और परमार वंश के शासक का नाम था कुंतपाल। क्या नाम था? कुंतपाल। उस कुंतपाल को क्या किया था? पराजित। क्या किया था बेटा? पराजित। और कुंतपाल को पराजित करके जालोर पे क्या किया था? अधिकार किया था। और सोन पहाड़ी पे क्या था? इस कारण इनको क्या कहते हैं? सोनगरा चौहान। क्या कहते हैं? सोनगरा चौहान। फिर वापस बोल रहा हूँ, नाडोल के चौहानों का संस्थापक था लक्ष्मण,
लक्ष्मण का एक वंशज था अलहन, और अलहन का पुत्र था कौन? कीर्तिपाल। और मैंने कहा था, कहानी बताई थी, और कीर्तिपाल को अलहन ने 12 गांवों की जागीर दी थी। इसी कीर्तिपाल ने सोन पहाड़ी पर अर्थात जालोर में जो परमार वंशी शासक था कौन? कुंतपाल, उसको क्या किया? पराजित, और उसे पराजित करके सोन पहाड़ी पे क्या कर लिया? अधिकार, और अधिकार करके जालोर के अंदर क्या रखी भाई? चौहान साम्राज्य की नींव रख दी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो चौहान साम्राज्य की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? कीर्तिपाल। किसको पराजित किया? परमार शासकों को। परमार शासक कौन था? कुंतपाल को पराजित। कौन सी पहाड़ी पे किया? सोन पहाड़ी पे। इसी कारण जालोर के चौहानों को क्या कहते हैं? सोनगरा चौहान कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अतः इसमें कौन सा हो गया? कीर्तिपाल चौहान। बताओ समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। वीरराज चतुर्थ 1158-63 ईस्वी, सॉरी 1158 से 63 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इनका शासनकाल सपादलस के चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है। बिल्कुल बात सही है। सपादलस के चौहानों का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहते हैं? वीरराज चतुर्थ के शासनकाल को। बिल्कुल बात सत्य है ये बात। इसने अजमेर में सरस्वती कंठावरण नामक संस्कृत पाठशाला, बिल्कुल बात सही है कि विग्रहराज चतुर्थ ने 1153 ईस्वी में, कब बेटा? 1153 ईस्वी में, 1153 ईस्वी में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, क्या पूछ रहा है ये? असत्य कथन। दोनों ही सही है, न तो एक और न ही दो, दोनों सत्य बातें हैं, तथा इसमें डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? बताइए जल्दी से, ध्यान रखना। परमर्दी देव चंदेल, परमर्दी देव चंदेल। तो कहाँ का था भाई? यूपी के अंदर है चंदेल शासक परमर्दी देव चंदेल। सीधा प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव चौहान के संदर्भ में असत्य कथन है? हम्मीरदेव के गुरु का नाम सिद्धेश्वरी मुनि था। बिल्कुल गलत कथन है ये। हम्मीरदेव के गुरु का नाम सिद्धेश्वरी मुनि नहीं था। इनके गुरु का नाम तो क्या था? राघव देव था। क्या नाम था बेटा? राघव देव था। तो ये कथन तो क्या हो गया? गलत हो गया। असत्य कथन पूछा तो ये गलत हो गया, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए और भी पढ़ लेते हैं। हम्मीरदेव के दरबार में बीजादित्य नामक कवि रहता था। बिल्कुल सही है, इनके दरबारी विद्वान थे बीजादित्य। सही है। हम्मीरदेव ने अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन काल में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। जिसे क्या कहते हैं भाई? न्याय की छतरी कहते हैं, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। हम्मीरदेव ने अपनी पुत्री पद्मा, जिसको हम जेतल दे भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? जेतल दे के नाम से पद्मा तालाब का निर्माण करवाया था। सही सही सही, ये कथन गलत है। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा? ए नंबर का ऑप्शन आ जाएगा भाई। ठीक है, जिसने भी ए किया उसका सही है, अन्यथा सभी का क्या है? गलत है। ठीक है, आगे चलो। बताओ इस प्रश्न का आंसर बताओ, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ भाई, बताइए इसका आंसर। हाँ, निम्नलिखित में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय, जयनक की रचना है? पृथ्वीराज विजय एक रचना है। पृथ्वीराज विजय रचना है, किसकी है? जयानक की। किसकी है भाई? जयानक की रचना है। उस पृथ्वीराज विजय में वेरी घट की पदवी किसे दी गई थी? वेरी घट की पदवी किसे दी गई थी? ये प्रश्न बहुत शानदार है। बताओ। वेरी घट का अर्थ होता है शत्रु संहारक। वेरी घट का अर्थ क्या होता है? शत्रु का संहारक करने वाला। शत्रु संहारक, शत्रु संहारक की उपाधि पदवी किसे दी गई थी? गोविंद तृतीय। ये किसका पुत्र था? गोविंद तृतीय किसका पुत्र था? इसके पिता का नाम क्या था? गोविंद तृतीय के पिता का नाम क्या था? जल्दी से बताओ। पृथ्वीराज। क्या नाम था? पृथ्वीराज थर्ड, जिसने मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, क्लास में सब कुछ बता दिया मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अन्नोराज के संदर्भ में असत्य है? अब अन्नोराज के संदर्भ में असत्य कथन बोलना है इसमें। बताओ। ये सेव मतानुयायी था क्या? बिल्कुल था। अजमेर में खरगतगज के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया? बिल्कुल दिया।
यह अपने अंतिम समय में राज्य अपने पुत्र को सौंपकर पुष्कर चले गए। तेरे भाई साहब ये गलत है। इसके पुत्र का नाम तो जगदेव था, जिसने इसकी क्या कर ली थी, हत्या कर दी थी। भाई साहब ये बात तो अजयराज के ऊपर लागू होती है कि अजयराज ने अपने पुत्र अर्णोराज को अपने जीते जी राज्य का भार सौंपकर स्वयं पुष्कर चले गए थे। और ये पूछ किसके बारे में रहा, अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज के तो पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की हत्या की थी, उसके बाद में राज्य की बागडोर संभाली थी। अतः ये कथन क्या है इसमें गलत है। हरितनातक प्रदेश एक बार आक्रमण किया था, बिल्कुल इसने आक्रमण किया था एक बार इसके लिए। तो यहां देखना इसमें ये गलत हो गया, तीसरा कथन गलत हो गया। बताया था मैंने आपको अर्णोराज के बारे में, मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई थी। अर्णोराज ने 1134 ईस्वी में चालुक्य के साथ संघर्ष किया था और चालुक्य नरेश था सिद्धराज जयसिंह, और सिद्धराज जयसिंह ने अंत में समझौता कर लेता है और समझौते के तहत अपनी पुत्री कंचन देवी का विवाह उसके साथ अपनी बहन कंचन देवी का विवाह कर देता है। फिर चालुक्य का दूसरा संघर्ष 1145 ईस्वी में होता है, जिसमें कुमारपाल और अनुराज के मध्य समझौता हो जाता है और अनुराज अपनी पुत्री जलहन का विवाह कुमारपाल के साथ कर देता है। ये मैंने आपको बता रखी, सारी डिटेल्स बता रखी है। अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि आपको पेपर हल करवाएंगे, फिर और भी अपन यूट्यूब के अंदर पूरी विस्तार से क्लास लेके आने वाले हैं, ठीक है। रतिपाल तथा रणमल किस शासक के सैन्य नायक थे? ध्यान रखना, रतिपाल और रणमल ये किसके थे? हम्मीरदेव चौहान के। किसके थे बेटा? हम्मीरदेव चौहान के। हम्मीरदेव चौहान के, जो दुर्ग के लालच में आकर अलाउद्दीन खिलजी से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, विश्वासघात कर लेते हैं। किससे? हम्मीरदेव से। अतः विश्वासघाती सैनिक भी, सेना नायक भी इन्हें कहा जाता है, हम्मीरदेव के थे भैया। आगे चलो। शाकंभरी के चौहान शासकों में, आज इतना नहीं बताया जा रहा, गले में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मैं उसकी पूरी डिटेल्स यदि आप देखना चाहोगे तो मैं इसकी डिटेल जैसे ही थोड़ी तबीयत ठीक होगी, गला साफ हो जाएगा तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। शाकंभरी के चौहान शासकों में निम्नलिखित में से किसने चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त करवाया था? हाँ ये बहुत शानदार है। शाकंभरी के चौहान शासक थे, उनमें से किसने चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त करवाया था? इसमें गुवक प्रथम आएगा भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से रणथंभौर के किस शासक की इल्तुतमिश के संघर्ष के दौरान मृत्यु हो गई थी? इल्तुतमिश के संघर्ष के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखना, इन रणथंभौर के अंदर, अगर हम रणथंभौर की बात करते हैं तो रणथंभौर के अंदर जो पहला शासक था जिसका नाम था गोविंदराज। क्या नाम था? गोविंदराज थर्ड। गोविंदराज थर्ड, ये इसका पहला था। गोविंदराज के बाद में जो अगला शासक बनता है वह बनता है वल्लण देव। कौन बनता है? वल्लण देव। और वल्लण देव के बाद में कोई राजा बनता है, वह बनता है प्रहलाद देव। प्रहलाद देव। और प्रहलाद देव के बाद में कोई राजा बनता है, वह बनता है वीर नारायण। कौन बनता है? वीर नारायण। और वीर नारायण के बाद में कोई राजा बनता है, उसका नाम है बाघभट्ट। क्या नाम है? बाघभट्ट। और बाघभट्ट के बाद में कोई राजा बनता है, उसका नाम है जेत्र सिंह। क्या नाम है? जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह के बाद में कोई राजा बनता है, उसका नाम है हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव चौहान। ये लो भाई, अब ये देखो, गोविंदराज तो अधीनता स्वीकार कर रखा था, किसकी? मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार कर रखा था, अतः इसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित के अधीन था, ये तो गुलाम था उनका। वल्लन देव ने प्रयास किया लेकिन असफल हो जाता है। प्रहलाद देव ने भी प्रयास किया लेकिन शेर से लड़ते हुए ये भी मारा जाता है। वीर नारायण ने वास्तव में प्रयास किया और इल्तुतमिश की सेना को पराजित भी किया। इल्तुतमिश इसे सम्मान देने के लिए जब दिल्ली बुला देता है तो इसे धोखे से क्या कर देता है भाई? मार देता है। पूछ क्या रहा है कि दिल्ली के किस शासक ने, अर्थात इल्तुतमिश ने क्या पूछा? रणथंभौर के किस शासक को इल्तुतमिश ने संघर्ष के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ ध्यान रखना, वीर नारायण ने इल्तुतमिश को पराजित कर, इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था। इल्तुतमिश इसे सम्मान देने के लिए जब दिल्ली बुलाता है तो धोखे से किसकी हत्या करवा देता है? वीर नारायण की। अतः यहाँ क्या आएगा? वीर नारायण। बाद में कौन आता है? बाघभट्ट। जब इल्तुतमिश वृद्ध हो जाते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इल्तुतमिश के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हो जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जब दिल्ली में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ तो इस मौके का फायदा उठाया किसने? बाघभट्ट ने। और बाघभट्ट ने मौके का फायदा उठाकर रणथंभौर में चौहानों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। किसने? बाघभट्ट ने। तो क्वेश्चन आ सकता है, चौहानों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाले शासक कौन थे? बाघभट्ट। कौन थे? बाघभट्ट। बताओ समझ में आया ना? फिर इसके बाद में आपको बता ही दिया मैंने।
हमीरदेव के संघर्ष में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। हमीरदेव रणथंभौर के चौहान वंश में सबसे अंतिम राजा थे। बिल्कुल मैंने आपको कहा, सही बात है ये तो। हमीरदेव ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, ये बात भी सही है, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। इस 32 खंभों की छतरी को क्या कहते हैं भाई? न्याय की छतरी। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी। ये लो। हमीरदेव ने कोटि यजन यज्ञ का आयोजन किया, जिसका पुरोहित राघव देव था। ध्यान रखना, कोटि यजन यजन यज्ञ का आयोजन करवाया था, जिसका पुरोहित राघव देव नहीं था। जिसका पुरोहित कौन था? विश्वरूप। कौन था? विश्वरूप। ये लो भाई, विश्वरूप था। ये गलत हो गया ना, तो सी गलत हो गया। हमीरदेव ने श्रृंगार हार, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना, हमीरदेव ने श्रृंगार हार नामक साहित्य की रचना भी की थी। गलत कथन पूछ रहा ना, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा आ जाएगा? इसका जो पुरोहित था ना, कोटिजन यज्ञ का पुरोहित, वह राघव देव तो इनके गुरु का नाम था और विश्वरूप इनका पुरोहित था। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। निम्नलिखित में से किसके विश्वासघात के कारण जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया था? किसके विश्वासघात के कारण जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया था? तो ध्यान रखना, दो थे। एक तो था सिवाना, एक तो कौन सा था? सिवाना। सिवाना में तो किसने किया था? भावला ने विश्वासघात किया था। कौन से सैनिक ने? भावला ने। और बात आती है किसकी? जालोर की। और जालोर के अंदर कौन था? दहिया बीका। कौन था? दहिया बीका। कौन था भी? दहिया बीका। अब ये पूछ क्या रहा है? जालोर तो दहिया बीका कहां पर है? ये लो, ठीक है, दहिया बीका आ गया, तो केवल 3। ये लो, सही है। भावला परमार तो किसमें था? सिवाना में था ना, और जालोर में कौन था? दहिया बीका था। ठीक है, आगे चलो। रणथंभौर में था रणमल रतिपाल। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? कानरदे प्रबंध में। कौन से में? कानरदे प्रबंध में। आगे चलो। पृथ्वीराज तृतीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था। करवाया था क्या? बिल्कुल करवाया था। बताइए आप लोग एक बार इस आंसर बताइए। बताइए भाई। हाँ, अब आगू। पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे, ये बात भी सही है। चंद्रबदाई और जयनक इनके दरबारी विद्वान थे। पृथ्वीराज तृतीय, चंद्रबदाई भी थे, जयनक भी थे। ये तीनों बातें ही सत्य है। 1 2 3 तीनों सही है इसके अंदर। ठीक है, सत्य कथन पूछ रहा है, देख लो, सत्य कथन पूछ रहा है, तीनों बातें सही है। अन्नोराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्कुल, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अन्नोराज ने, जिसे जहांगीर ने क्या कर दिया था? तुड़वा दिया था। जिसे जहांगीर ने क्या कर दिया था बेटा? तुड़वा दिया था। जहांगीर ने तुड़वा दिया था, इसको तुड़वा दिया। और इसकी जो मूर्ति थी, इसकी मूर्तियों को पानी में फिकवा दिया था। पानी में फिकवा दिया था। दुर्लभराज तथा सोमदेव इनके दरबारी विद्वान थे। दुर्लभराज और सोमदेव इनके दरबारी विद्वान थे। इन्होंने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किया था। बिल्कुल किया था। आना सागर झील का निर्माण कब किया था? 1137 ईस्वी में। कब किया था? 1137 ईस्वी में। इनके पुत्र जगदेव ने 1155 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी थी। ये बात भी सही है। पूछ क्या रहा है? इनमें से सत्य कथन बताइए। बताओ, एक में आपको डाउट लग रहा होगा मेरे हिसाब से। बताओ, डाउट लग रहा है ना? इनके देवबोध और धर्मघोष से इनके 2 विद्वान थे। ये सोमदेव और ये दुर्लभराज नहीं थे। इनके 2 विद्वान थे। एक का नाम था देवबोध। क्या नाम था? देवबोध। और एक का नाम क्या था? धर्मघोष। एक का नाम क्या था? धर्मघोष। ये लो बेटा, ठीक है। तो दूसरा कथन क्या है? गलत है। 1 3 4 सही है। 1 3 4 सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। जिसने भी सी नंबर किया उसका सही है, अन्यथा गलत है। इसमें ये वाला गलत है। दुर्लभराज सोमदेव, अर्थात देवघोष, देवबोध और धर्मघोष इनके दरबारी विद्वान थे। विजयराज चतुर्थ ने निम्नलिखित में से गजनी के किस शासक को पराजित किया था? बताइए भाई। विजयराज चतुर्थ ने गजनी के किस शासक को पराजित किया था? जल्दी से बताओ भाई। ये तुर्क था, खुसरो शाह। कौन था? खुसरो शाह। तो आप लोग कर सकते हो इसको, खुसरो शाह आएगा इसके अंदर। ए नंबर का ऑप्शन। जिसने भी ए किया उसका सही है, अन्यथा गलत है। आगे चलो।
रणथंभौर के चौहान शासकों का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या होगा? मैंने आपको बताया था चौहान शासकों में पहला कौन आएगा? गोविंदराज। पहला कौन आएगा बेटा? गोविंदराज। पहला कौन? गोविंदराज। ठीक है। दूसरा कौन आएगा? वल्लण देव। कौन आएगा? वल्लण देव। और तीसरा कौन आएगा? प्रहलाद देव। कौन आएगा? प्रहलादन देव। प्रहलाद देव भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है। फिर उसके बाद में कौन आएगा? वीर नारायण। कौन आएगा? वीर नारायण। और वीर नारायण के बाद में कौन आएगा? बाघभट्ट। हाँ बाघभट्ट आ गया। बाघभट्ट। और बाघभट्ट के बाद में कौन आएगा? जेत्र सिंह। कौन आएगा? जेत्र सिंह। और जेत्र सिंह के बाद में कौन आ गया? हम्मीर देव चौहान। अब ये पूछ क्या रहा है सही क्रम? तो पहले नंबर पे कौन आएगा? गोविंदराज। ठीक है कि नहीं है? एक नंबर पे। फिर कौन आएगा? दो नंबर पे। फिर ये कौन आएगा? तीन नंबर पे ये। और चार नंबर पे कौन आएगा? दो सबके लास्ट में आएगा। देखो दो सबके लास्ट में, इन दोनों में, तो इनको काट दो। ठीक है। तीन नंबर पहले नंबर पे आएगा। तीन तीन बिल्कुल सही है। फिर दूसरे नंबर पे कौन आएगा? वल्लण देव। अतः एक नंबर पहले नंबर पे आएगा। फिर कौन आया तीन नंबर पे? ये लो, बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का क्या है? ऑप्शन सही है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन दो विद्रोहियों को हम्मीर ने शरण दी थी? बिल्कुल मोहम्मद शाह को भी दी थी, किबरू को भी दी थी। ये तो किसके सेनापति थे? एके के। बोले तो एके के सेना नायक थे। ये तो क्या थे? एके के सेना नायक थे। जिसमें से नुसरत खां क्या होता है? मारा जाता है। नुसरत खां तो क्या हो गया? मारा जाता है। और रणथंभौर का प्रशासक बना देते हैं इसको। रणथंभौर का प्रशासक बना देते हैं किसको? उल्लू खां को। तो इसमें एक और तीन ही आएगा। अब कौन से ऑप्शन में है? बी नंबर के ऑप्शन में है। जिसने भी बी नंबर का किया उसका सही है, अन्यथा क्या है? गलत है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान राजा था। विजयराज चतुर्थ दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान राजा था। बिल्कुल ये बात सही है। विजयराज चतुर्थ ने ललित विजयराज नाटक की रचना की थी। बिल्कुल सही है। ललित विजयराज नाटक की रचना किसने की थी? विजयराज चतुर्थ ने। दोनों कथन असत्य पूछ रहा है तो न तो एक और न ही दो। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है यार ये? सॉरी सॉरी सॉरी, पीछे वाला प्रश्न देखो एक बार। हाँ हाँ, विजयराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला आ सकता है, तो सही है। विजयराज चतुर्थ ने ललित विजयराज नाटक की रचना, ना 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 ना, इसने तो हरि के लिए नाटक की रचना की थी। विजयराज चतुर्थ ने तो कौन से की? हरि के लिए नाटक की रचना की थी। ये लो भाई, हरि के लिए नाटक है। ये ललित विजयराज तो किसका है? सोमदेव का। किसका है? सोमदेव का। तो ये तो गलत हो गया ना। तो ये पूछ क्या रहा है? असत्य कथन है। तो केवल दो असत्य है, एक तो क्या है? सही है। समझ आऊंगा। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर में चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो अजमेर नगर की स्थापना पूछे तो 1113 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। किसने? अजयराज ने। किसने की थी? अजयराज ने। और गढ़ बीटली पहाड़ी की तलहटी में की थी। ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ थी भाई? सांभर थी। क्या थी? सांभर। अनुराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ा था। वह मालवा के नरवमन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश सिद्धराज जयसिंह की पुत्री से विवाह किया था। जल्दी से बताओ बेटा इस प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताओ। सत्य कथन पूछ रहा है ये। बिल्कुल सारे के सारे सही है ना। इसमें नरवर्मन को पराजित करना, ये सारी बात है इसमें। आगे चलो। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? खतरनाक प्रश्न है भाई। बताओ, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर। कौन था? अरे भाई, मोहम्मद गौरी के आक्रमण से पहले चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाले मंत्री कौन थे? कदम बाजते कि इनको सहायता मत करो। ठीक है कि नहीं है? जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? क्या पूछ रहा है? जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? उदय सिंह, कानरदेव, चाचिंग देव, विरमदेव। जल्दी से बताओ। नासरुद्दीन मोहम्मद और बलबन थे तो चाचिंग देव आ जाएगा इसमें। कौन आ जाएगा? चाचिंग देव आ जाएगा। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताओ। कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल के बाद में कौन राजा बनता है? मुझे आज सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जालोर के चौहानों का क्रम। मैंने याद करवाया था आप लोगों को। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलो भाई अगला प्रश्न बताओ। कौन से नंबर का प्रश्न है?
26। लक्ष्मण देव ने नाडोल के चौहान वंश की स्थापना कब की थी? तो ध्यान रखना, लक्ष्मण देव ने नाडोल के चौहान वंश की स्थापना कब की थी? तो ध्यान रखना 960 ईस्वी में। है क्या 960 ईस्वी में? बिल्कुल सही है, 960 ईस्वी आएगा इसमें। आगे चलो, फास्ट चलेंगे अब। मलकाना का युद्ध कब लड़ा गया था? मलकाना का युद्ध कब लड़ा गया था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए, मलकाना का युद्ध कब लड़ा गया था? 1309 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1309 ईस्वी में। ध्यान रखना, सिवाना जो विजय हो जाती है ना, सिवाना विजय, सिवाना विजय हो जाती है, सॉरी, सिवाना विजय हो जाती है। उस सिवाना विजय के बाद में जब सेना कहाँ जा रही थी? जालोर जा रही थी। कहाँ जा रही थी? जालोर जा रही थी। जो बीच में एक स्थान पड़ता है, कौन सा? मलकाना। कौन सा? मलकाना। और इस मलकाना में युद्ध होता है 1309 ईस्वी के अंदर। ठीक है, याद हो गया? आगे चलते। कौन सी सदी में हाड़ौती के चौहानों की हाड़ा शाखा स्थापित हुई थी? बताओ कौन सी सदी में हुई थी? 12वीं में, 13वीं में, 14वीं में, 15वीं में? कौन सी सदी में हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताओ। 13वीं सदी में। कौन सी सदी में? 13वीं सदी में। ठीक है, आगे चलो। मेवाड़ के महाराणा सांगा की रानी कर्मावती किस चौहान शाखा की पुत्री थी? किस चौहान राजा आना चाहिए था यहाँ पर? किस चौहान राजा की पुत्री थी? तो ध्यान रखना, नारायण सिंह हाड़ा। कर्मावती के पिता का नाम था नारायण सिंह हाड़ा, जिसका विवाह, कर्मावती का विवाह किसके साथ किया था? राणा सांगा के साथ किया था। सुजन सिंह हाड़ा को 5000 का मनसब व राव राजा की उपाधि, 5000 का तो मनसब और राव राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। और सुजन सिंह ने कब अधीनता स्वीकार की थी? 1569 ईस्वी के अंदर। चलो, सुजन सिंह हाड़ा ने रणछोड़ राय का मंदिर, रणछोड़ राय का मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? गुजरात में। कहाँ करवाया था? गुजरात के अंदर। ठीक है, द्वारिका गुजरात में। रतन सिंह को सर बुलंद राय, सर बुलंद राय और रामराज की उपाधि, एक तो सर बुलंद राय तथा रामराज की उपाधि किसने दी थी? जल्दी से बताओ। सर बुलंद राय व रामराज की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने। शाहजहां की ओर से औरंगजेब के विरुद्ध लड़ते हुए कौन सा चौहान राजा मारा गया था? शाहजहां के ओर से, शाहजहां की तरफ से तो, और औरंगजेब के खिलाफ। जब शाहजहां के 4 पुत्र थे ना, दारा शिकोह, मुराद, औरंगजेब और एक और था, उनके खिलाफ जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है तो शाहजहां की ओर से तो लड़ रहा था, किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। जिसमें कौन मारा गया था? बताओ कौन मारा गया था? शत्रुसाल। कौन मारा गया था? शत्रुसाल। आगे चलो। हाड़ा चौहान अनिरुद्ध सिंह का कौन सा पुत्र गणगौर विसर्जन के समय जेत सागर में डूब गया था? जोधो ले डूबियो गणगौर। तो ध्यान रखना, जोध सिंह। कौन था? जोध सिंह था। ठीक है, आगे चलते हैं। रानी नाथावती ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी में, का निर्माण करवाया था। यहाँ किस चौहान, यह यहाँ नहीं आएगा यहाँ पर, यह किस चौहान राजा की रानी थी? राजा अनिरुद्ध, राजा अनिरुद्ध की रानी थी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। 1822 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला राजस्थान का प्रथम शासक कौन था? बूंदी का था भाई विष्णु सिंह। कौन था? बूंदी का विष्णु सिंह। कौन था भाई? बूंदी का विष्णु सिंह। कोटा में अबलीमीणी महल का निर्माण और मुकंदगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अबलीमीणी का महल ही पूछ रहा है, तो ध्यान रखना इसमें क्या आएगा? मुकुंद सिंह हाड़ा। कौन आएगा भाई? मुकुंद सिंह हाड़ा। चलो आगे चलते हैं, एक मिनट। हाँ भाई, मुकुंद सिंह आ गया इसमें। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति जमीन से 20 कीवी का सामना उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर से, अच्छा ये मेरे नहीं है भाई, ये तो करवा दिए होंगे आपको ऋतिक जी ने। आगे चलते हैं। काय के संदर्भ में सौर ऊर्जा, जो साइंस के प्रश्न आ गए ये। हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से बताओ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो श्रृंगार चौरी है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना, वेलका ने। किसने? वेलका ने। धरनी शाह ने तो रणकपुर के जैन मंदिर बनाए थे, रणकपुर के जैन मंदिर बनवाए थे। तो ध्यान रखना, चित्तौड़ दुर्ग में श्रृंगार चौरी जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? वेलका ने। जिसना ए ऑप्शन सही है इसमें, बाकी और गलत है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराणा उदय सिंह ने तुजला भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराणा उदय सिंह ने तुजला भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था, बिल्कुल गलत है। बनवीर ने करवाया था। किसने करवाया था? बनवीर ने करवाया था। यह कथन गलत है। ठीक है। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ये बात तो सही है। चित्तौड़ का अंतिम जौहर रानी फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर की स्थापना की थी। ये 1559, ये बात भी सत्य है। बताओ इसमें कौन सा सही है? पहला तो गलत है, 2 3 4 सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पहला गलत है तो 2 3 4 सही है। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तुजला भवानी मंदिर का निर्माण बनवीर ने करवाया था, ना कि उदय सिंह ने करवाया था। ठीक है बच्चों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराणा करण सिंह ने जयसमंद झील में जग मंदिर महल का निर्माण कार्य आरंभ करवाया था। निर्माण कार्य आरंभ करवाया था। महाराणा करण सिंह ने जयसमंद झील में जग मंदिर महल का निर्माण कार्य करवाया था। बिल्कुल गलत बात कर रहा है। जयसमंद झील थोड़ी आएगा भाई, पिछोला झील आएगा। कौन सी झील आएगा? पिछोला झील आएगा। तो गलत कथन हो गया ना पहला तो। खुर्रम ने जगमंदिर महल में अपने पिता से विद्रोह के दौरान शरण ली थी। ये बात भी सही है। 17 जुलाई 1834, ये तीसरा कथन है भाई। 17 जुलाई 1834 को आयोजित हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी। 1834 नहीं है भाई, 1734 आना चाहिए था। ये गलत कथन है। पूछ क्या रहा है? असत्य कथन है। तो 1 और 3 क्या है? असत्य कथन है। 1 और 3 क्या है भाई? असत्य कथन है, क्योंकि 1834 नहीं 1734 आना चाहिए था। और ये मैं आपको बता दिया, यहाँ पर पिछोला झील आना चाहिए, जयसमंद झील के पास में नहीं बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस मारवाड़ शासक ने नागणेची माता का मंदिर बनवाया था? किस मारवाड़ शासक ने, जैसे हम नागणेची माता होती ना, ये लकड़ी की बनी हुई थी, कहाँ से लेके आया था? कर्नाटक से लेके आया था। इसे क्या कहते हैं? चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं। चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं। और कहाँ से लाया था? कर्नाटक से। किससे बनी हुई थी? लकड़ी की। कौन से गांव में बसाया था? नगाना गांव में। नगाना गांव में बसाया था। तो ये कौन था? राव दुहड़ था। कौन था भाई? राव दुहड़ था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने आमेर में शीला माता का मंदिर बनवाया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आमेर में शीला माता का मंदिर किसने बनवाया था भाई? कछवा राजा मानसिंह प्रथम ने। किसने बनवाया था? कछवा राजा मानसिंह प्रथम ने। कहाँ से लेके आया था शीला माता की मूर्ति? जसोर बंगाल से। कहाँ से लेके आया था? जसोर बंगाल से लेके आया था। जसोर बंगाल से लेके आया था। धर्मपाल को पराजित करके लेके आया था। पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित करके। ठीक है, आगे चलो। जोधपुर के नजदीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया था, जो कहां पर है? जल्दी से इसका आंसर बताओ। राजस्थान का कोणार्क भी कहते हैं, ध्यान रखना। इन जैन मंदिर को राजस्थान का कोणार्क कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ओशिया में। कहां पर है? ओशिया में। रणकपुर जैन मंदिर के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। जल्दी से बताओ भाई, असत्य कथन। हाँ, ये मथाई नदी के किनारे स्थित है। सही है। इस मंदिर के स्तंभों का वन, ध्यान रखना, रणकपुर के जैन मंदिर को स्तंभों का वन भी कहा जाता है। ये बात भी सही है। इसका वास्तुकार ब्राह्मण देपाग था। इसका निर्माण 1444 ईस्वी में राणा कुंभा ने करवाया था। मैंने अभी बताया ना, धरणी शाह ने, सॉरी, किसने करवाया था? धरणी शाह ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? धरणी शाह ने करवाया था। ये तो गलत कथन हो गया ना भाई। तो पूछ क्या रहा है? गलत कथन। तो ये डी नंबर का ऑप्शन सही हो गया भाई। रणकपुर के जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे स्थित है। मंदिरों को स्तंभों का वन भी कहा जाता है। इसका वास्तुकार ब्राह्मण देपाग था, लेकिन इसका निर्माण 1444 में धरणी शाह ने करवाया था, ना कि कुंभा ने करवाया था। तो गलत कथन तो पूछ रहा है, तो डी नंबर का ऑप्शन गलत हो गया। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल के निर्मित मंदिर है? जल्दी से बताइए इस कथन को, जल्दी बताइए भाई। 75। गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर कौन कौन से हैं? ये सारे के सारे गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। चलो, ओ सॉरी, 1 2 3 4। तीजा मांझी मंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया था? बताओ भाई, तीजा मांझी मंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया था? जल्दी बताओ। मानसिंह राठौड़ की पत्नी थी। मैं बता देता हूँ आपको, प्रताप कंवरी। मानसिंह राठौड़ की पत्नी थी। मानसिंह राठौड़ की पत्नी, मानसिंह
राठौड़ की पत्नी थी प्रताप कुंवरी, जोधपुर की थी, जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। राजस्थान में एकमात्र मंदिर जहाँ देवी की पीठ की पूजा होती है, जल्दी बताओ। ब्राह्मणी माता बारा, ब्राह्मणी माता बारा, ये तो इजी प्रश्न है, महेंद्र जी ने आपको सब करवा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भूमिज शैली से संबंधित नहीं है? भूमिज शैली से संबंधित नहीं है। अब ये बताओ प्रश्न कि भूमि शैली से संबंधित नहीं है कौन सा भाई? सेवाड़ी का जैन मंदिर भूमि शैली से संबंधित है, बन देवरा मंदिर भूमि शैली से संबंधित है, रणकपुर का सूर्य मंदिर भूमि शैली से संबंधित है, आबू के चंद्रावती मंदिर बिल्कुल महामारू शैली से संबंधित है। ध्यान रखना, गुजर मारू शैली से, कौन सी शैली से? गुजर मारू शैली से संबंधित है। डी नंबर का ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, बाकी सभी क्या है? सही है। हाँ, ये है जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? आमेर के अंदर है। सास बहु मंदिर कहाँ पर है? नागदा में है। शीतलेश्वर मंदिर कहाँ? झालरापाटन में। सचियाई माता का मंदिर ओडिशा जोधपुर में। बताओ कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसके अंदर? 4 3 1 2, 4 3 1 2, अर्थात 4 हो गया, 3 हो गया शीतलेश्वर महादेव झालरापाटन में, और ये आ गया 2। ठीक है, आगे चलो। राजस्थान के मंदिर से संबंधित निम्न विशेषताओं के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन से कथन का चयन करना है? असत्य कथन का। जल्दी से बताओ, असत्य कथन बताना है, कौन सा बताना है आपको? राजस्थान के मंदिर सामान्यतः साधारण प्रवेश द्वार होता है। मंदिर में क्या साधारण प्रवेश द्वार होता है क्या? जल्दी से बताओ। नहीं, साधारण प्रवेश द्वार नहीं होता है। सामान्यतः साधारण प्रवेश द्वार नहीं होता है, अलंकृत होता है। कौन सा होता है भाई? अलंकृत होता है। ये लो, पहला ही गलत हो गया। ठीक है। मंदिर में विशाल आंगन होता है जिसे सभा मंडप कहते हैं, ये बात तो सही है। सभा मंडप के आगे मूल मंदिर का प्रवेश द्वार होता है जो मूल मंदिर के गर्भगृह कहा जाता है, ये भी सही है। गर्भगृह के चारों ओर गलियारों को पद दक्षिणा पद भी कहा जाता है, ये सही है। इसमें असत्य कथन पहला ही सही है, पहला ही गलत है और सारे सही है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर कौन सी स्थापत्य शैली में बना हुआ है? किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षद माता, अभी पीछे आया था प्रश्न, ये पीछे आ गया प्रश्न, बताओ जल्दी से। गुजर प्रतिहारकालीन शैली के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ओशिया के सचियाई माता मंदिर क्या वस्त्राज के समय का है क्या? दिलवाड़ा के जैन मंदिर भीमलसा के समय का है क्या? एकलिंगजा का मंदिर राणा कुंभा के समय है क्या? नाथद्वारा मंदिर क्या राज सिंह के समय? बहुत इजी प्रश्न है बेटा। जो एकलिंग जी का मंदिर है वो बप्पा रावल के संबंधित है। किसके संबंधित है? बप्पा रावल संबंधित है, ना कि महाराणा कुंभा के संबंधित है। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या है? गलत, और बाकी सभी के सभी क्या है? सही है। याद कर लेना, ऐसे कैसे लिख लेना, एग्जाम में आ सकता है यहाँ पर भी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। जगत मंदिर, कंसवा का शिव मंदिर, मुकंदरा का शिव मंदिर और देलवाड़ा का जैन मंदिर। जल्दी से इस प्रश्न को सम्मिलित करके मुझे बताइए। जगत मंदिर है गुजर प्रतिहार कालीन, ये लो भाई, गुजर प्रतिहार कालीन है। फिर आएगा कंसवा का शिव मंदिर गुप्तोत्तरकालीन, गुप्तोत्तरकालीन। मुकंदरा का जो शिव मंदिर है वो गुप्तकालीन है, मुकंदरा का शिव मंदिर गुप्तकालीन है। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर मारू गुजर शैली के अंदर है। तो बताओ कौन सा आ गया? 2 1 4 3, 2 1 4 3, डी नंबर का ऑप्शन आ गया। ठीक है, हो गया कंप्लीट, आगे चलते हैं। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ के किले में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ के किले में अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? बताओ, पृथ्वीराज ने, कुंभा ने, मोकन ने या रायमन ने? तो ध्यान रखना, अद्भुत शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रायमन ने करवाया था। किसने करवाया था? रायमन ने करवाया। वह मंदिर जो चौथे जैन तीर्थकर सुमित नाथ जी को समर्पित है, जिसे त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर किसे कहते हैं? भांडासर जैन मंदिर को किसे कहते हैं भाई? हाँ, यही सही है, भांडासर जैन मंदिर जो बीकानेर के अंदर है। ये तो पता है ना, नशिया जी तो बीकानेर में है, ये पाली में है। चांदखेड़ी मंदिर आपको झालावाड़ में है। ये तो झालावाड़ में है, ये अजमेर में है, ये पाली में है और ये बीकानेर में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? सूर्य कुंड, सूर्यमुख कुंड, सुक तालाब, शुक्र तालाब, आलुंदा का कुवाणिया कुंड। बताओ कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? यही तो पूछ रहा है ना, बताओ सुमेलित कौन सा नहीं है? सुक तालाब क्या धौलपुर में है क्या? सुक तालाब धौलपुर में है क्या? गलत है, सुक तालाब सवाई माधोपुर में है। सुक तालाब क्या है, कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। तो फिर इसमें क्या है? धौलपुर के अंदर है। तो ध्यान रखना, तालाब ए शाही, तालाब ए शाही कहाँ पर है? धौलपुर में। तालाब ए शाही, तालाब ए शाही कहाँ पर है? धौलपुर में है, और बाकी सभी सही है। हाँ, ये बताओ निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। मनसा माता मंदिर कहाँ पर है? सर्वेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जोगनिया माता का मंदिर कहाँ पर है? पातुला महादेव का मंदिर कहाँ पर है? जल्दी से बताओ। हाँ भाई,
यह आ गया मनसा माता झुंझुनू में है, सर्वेश्वर मंदिर बांसवाड़ा के अंदर है, और जोगणिया माता चित्तौड़ के अंदर है, पातोला महादेव मंदिर भीलवाड़ा में है। तो 1 2 3 4 सारे सही हैं, सेम सेम सही है। चलो आगे चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से मारू गुर्जर शैली में निर्मित है? बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर, चित्तौड़ का समदेश्वर मंदिर, चंद्रावती का मंदिर और सच्चाई माता का मंदिर। बताओ गुर्जर शैली में निर्मित है, कौन सा कथन सत्य है? तो बताओ सत्य कौन सा है? एक है, आपको नहीं लगेगा, ध्यान रखना। बिजोलिया का उंडेश्वर जो मंदिर है वह गुर्जर प्रत्यार शैली में ना होकर भूमिज शैली में है। कौन सी शैली में है? भूमिज शैली में। कौन सी शैली में भाई? भूमिज शैली में है। तो 2 3 4 तो सही है, एक गलत है, तो सत्य कथन पूछा है, 2 3 4 सही है। आगे चलो। रणकपुर चौमुखा जैन मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। सत्य कथन पूछ रहा है ना ये, जल्दी बताओ। हाँ, इस मंदिर में भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण नलिनीगुल देवीमनान शैली में किया गया। इस मंदिर को राजस्थान का प्रथम स्वर्ण मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। इस मंदिर को महाकवि माघ ने स्तंभों का वन कहा था। बिल्कुल सही है। पहले तो जो है ना स्वर्ण मंदिर तो फालना पाली में है भाई, फालना पाली में है। पहला जैन मंदिर जो स्वर्ण मंदिर कहलाता है वो तो फालना पाली में, तो तीसरा भी कहलाता है, दूसरा भी कहलाता है। क्या पूछ रहा है? सही है, तो 1 व 2 सही है। आगे चलो। राजस्थान का वह संभाग जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ अंतर्वर्ती जिलों में कहा जाता है। ज्योग्राफी के प्रश्न आगे आपको करवा दिए गए हैं ज्योग्राफी की। बाकी आपको आर्ट एंड कल्चर इतिहास के प्रश्न हो चुके हैं। आज थोड़े गले में प्रॉब्लम है, विस्तार से नहीं समझा पाया। अगले वाला जो वीडियो होगा इसमें प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या की जाएगी, विस्तार से समझाया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।